अपलोडेड बाय लाइट एक्सप्लेनर। अगली सुबह पार्थ और बाकी लोग दौड़ने निकल पड़े। लिली ने मोमो को अपनी हुडी कैप में ले रखा था। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि पार्थ अपना कैमरा उसकी ओर तानकर उसके पीछे दौड़ रहा था। दोनों महिलाओं द्वारा लिया गया शक्तिवर्धक सीरम एक बेहतरीन सप्लीमेंट बन गया था और वे दिन ब दिन और भी ज्यादा फिट और मजबूत होती जा रही थीं। लिली के थक जाने पर पार्थ ने उसे अपने कंधों पर बिठा लिया और मोमो लिली के हाथों में सुरक्षित रूप से उसके सिर पर बैठ गई। स्नो ने हंसते हुए तीनों की एक तस्वीर खींची, फिर पार्थ ने उसे फ्रेम में खींच लिया और उन्होंने साथ में तस्वीर खींची। जब वे तस्वीरें खींच रहे थे, लिली ने कहा, बाबा, ठंड बढ़ रही है। परिवार दौड़कर घर लौटा और पहरेदारों ने अपनी शिफ्ट बदल ली। सबने नहा धोकर कपड़े बदले और फिर नाश्ते के बाद अपने अपने काम पर निकल पड़े। पार्थ अपने ऑफिस पहुंचा और सबसे पहले उसने फ्रेग्रेंस को फ़ोन किया। वह युवती उसके ऑफिस तक गई, लेकिन स्नो के ऑफिस के पास पहुंचकर उसने बड़ी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। वह पार्थ के ऑफिस में आए और पूछा, यो, क्या हाल है? पार्थ ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरी तरफ से तो कुछ खास नहीं, फिर तुम इतने खुश क्यों हो गए? खुशबू मुस्कुराई और बोली, सर्दी आ गई है, जल्द ही बर्फबारी होगी, मैं बर्फबारी की उम्मीद कर रही हूँ। पार्थ ने सिर हिलाते हुए आह भरी, ये लड़की काम के अलावा भी बहुत जिंदा दिल है। उसने उसे इशारा करके कहा, बैठो। फ्रेग्रेंस ने अपनी मुस्कान हटा ली और गंभीर चेहरा बना लिया, लेकिन फिर भी पार्थ उसके गाल पर पड़े डिंपल को देख सकता था और बोला, मैं चाहता हूं कि तुम सारा गोला बारूद इकट्ठा करो और वाल्डर ट्रेई और उसकी कंपनी को बर्बाद कर दो। मैं वित्त विभाग को तुम्हें ज़रूरी संसाधन देने के लिए अधिकृत करूंगा। इसके अलावा लॉकी लॉयर फर्म के लोगों को इस्तेमाल करने या केवल को परेशान करने के बजाय कुछ नए लोगों को ढूंढो और उन्हें प्रशिक्षित करो। बाद में उन्हें सीधे हमारे साथ काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और तुम कंपनी के कानूनी प्रमुख होगे। फ्रेग्रेंस ने सिर हिलाया और कहा, मैं कुछ अच्छे लोगों को जानती हूं, लेकिन वे फिलहाल अनकोर शहर के बाहर रह रहे हैं। अगर उन्हें पर्याप्त लाभ मिल जाए तो मैं उन्हें 2 दिन में यहां बुला सकती हूं और उस दौरान मैं इस मिस्टर वाल्डर ट्रेई के लेन देन पर नजर रखूंगी। पार्थ ने सिर हिलाया और कहा, फ्रैग, मैं स्वच्छ और सुचारू संचालन चाहता हूं और परिणाम संतोषजनक होने चाहिए। फ्रैग ने अपनी समझ व्यक्त की और कहा, चूंकि मामला ऐसा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम किस हैसियत से उन पर मुकदमा कर रहे हैं। पार्थ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और कहा, उन्होंने औपचारिक कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और हमारे एक कर्मचारी को बहुत आघात और अपमान पहुंचाया और उन्होंने जो कुछ किया वह हमारे कर्मचारी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से रोक रहा है और इसलिए हम कर्मचारी कल्याण के लिए उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं। खुशबू को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, जैसा कि कार्डिनल डेमन से उम्मीद की जाती थी, आप वास्तव में उन चीज़ों से निपट लेते हैं जो आपके रास्ते में बाधा डालती हैं। पार्थ ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, तुमने ये नाम कहाँ सुना? खुशबू ने हंसते हुए कहा, आप शहर में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं और जो लोग आपको पहले से जानते हैं वे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पार्थ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, उन्हें एक तरफ रख दो, बस अपने काम पर ध्यान दो। फ्रेग्रेंस ने सिर हिलाया और पार्थ से कुछ और बातें करने के बाद ऑफिस से चली गई। फिर उस युवक ने सिम्फनी की मां मिस रूही के नंबर पर कॉल किया। कॉल लग गई और दूसरी तरफ से तुरंत फ़ोन उठा लिया गया। युवक ने कहा, हेलो, क्या मैं मिस रूही बोल रहा हूँ? दूसरी ओर से एक हल्की सी डरी हुई आवाज़ आई, हाँ, मैं रूही बोल रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ? पार्थ मुस्कुराया और बोला, मैं पार्थ कार्डिनल हूँ, आपकी बेटी सिम्फनी मेरी बेटी की देखभाल करती है। रूही को आश्चर्य हुआ और फिर उसने पूछा, सर, क्या सिम्फनी से कोई गलती हुई है? मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, सर। वह अपनी बात आगे बढ़ाने ही वाली थी कि पार्थ बोला, मिस रूही, आपको शांत होने की ज़रूरत है। मैंने आपको सिम्फनी के बारे में शिकायत करने के लिए नहीं बुलाया था। वह बहुत अच्छी बच्ची है और मेरी लिली का बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती है। हम सब उसे पसंद करते हैं। मैंने आपको किसी और बात के लिए बुलाया है, क्या ये सही समय है? रूही ने आह भरते हुए कहा, जी सर, कृपया मुझे बताइए। पार्थ मुस्कुराया और पूछा, क्या हम 1 घंटे में बटरफ्लाई टेक्नोलॉजीज के कार्यालय में मिलेंगे? क्या यह आपको ठीक लगेगा? रूही चौंक गई, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, सर। पार्थ ने उत्तर दिया, धन्यवाद, मैं रिसेप्शनिस्ट को सूचित करूंगा, वे आपको मेरे पास ले जाएंगे। कॉल करते ही पार्थ ने इंटरकॉम से रिसेप्शन पर कॉल किया और उन्हें आगंतुक के बारे में बताया। रिसेप्शनिस्ट सभी सतर्क हो गए, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्हें सीधे तौर पर कोई काम सौंपा गया था। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। रूही अंदर आई। उसके बाल भूरे थे, जिनमें से कुछ झालरें दिख रही थीं, उसका चेहरा थका हुआ और कंधे झुके हुए लग रहे थे। उसने जैतूनी हरे रंग की स्कर्ट, उसी रंग का ब्लेजर और उसके नीचे बेज रंग की शर्ट पहनी हुई थी। वह देखने में तो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे अपनी उम्र से ज्यादा उम्रदराज बना दिया था। वह रिसेप्शन पर पहुंची और बोली, नमस्ते, मैं रूही हूं, मैं मिस्टर कार्डिनल से मिलने आई हूं।
रिसेप्शनिस्ट एक आकर्षक युवती थी, उसने रूही को उसकी उपस्थिति के आधार पर नहीं आंका। आखिरकार जब वे कंपनी में शामिल हुए थे तो ये प्रशिक्षण दिशानिर्देश नंबर 1 था और उसे सिखाया गया था कि रिसेप्शनिस्ट कंपनी की छवि थे। अगर उन्होंने कंपनी की छाप को धूमिल किया तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। महिला मुस्कुराई और बोली, मैडम कृपया मेरे पीछे आइए, मैं आपको कार्यालय तक छोड़ दूंगी। रूही ने उसे धन्यवाद दिया और उत्सुकता से उसके पीछे चल पड़ी। रिसेप्शनिस्ट उसे ऊपरी मंजिल पर ले गई और वे पार्थ के दफ्तर पहुंचे। रिसेप्शनिस्ट ने दरवाज़ा खटखटाया और इंतज़ार करने लगी। अंदर से एक शांत आवाज़ आई, हाँ। रिसेप्शनिस्ट ने दरवाज़ा थोड़ा सा धकेला और कहा, राष्ट्रपति जी, मिस रूही आपसे मिलने आई हैं। पार्थ ने कहा, उसे अंदर भेजो। जीना, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जीना रिसेप्शनिस्ट थी और जब राष्ट्रपति ने उससे आत्मीयता से बात की तो वह लगभग भाग गई। उसने सिर झुकाकर कहा, यह मेरा कर्तव्य है महोदय। फिर उसने रूही की ओर देखा और कहा, मिस रूही कृपया आगे बढ़ें। रूही ने सिर हिलाया और खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और फिर दरवाज़ा खोलकर उस अनोखे ऑफिस में दाखिल हुई। उसने बाईं ओर देखा तो पार्थ सोफे पर बैठा था और उसके बगल में एक खूबसूरत युवती बैठी थी। वह युवक मुस्कुराते हुए सोफे से उठा और बोला, मिस रूही कृपया बैठ जाए। रूही बैठ गई, लेकिन वह बिल्कुल भी शांत नहीं थी। वह आधी सीट पर बैठी थी और उसके चेहरे पर एक सतर्क व्यक्ति जैसा भाव था। युवक मुस्कुराया और बोला, यह मेरी पत्नी स्नो मार्लिन है। रूही ने थोड़ा झुककर उसका अभिवादन किया और स्नो ने कहा, आपकी एक अद्भुत बेटी है मिस रूही। वह मेरे घर में एक जिन की तरह है, अगर वह न होती तो हम पति पत्नी वास्तव में छोटी बच्ची के साथ व्यस्त रहते। रूही ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया, लेकिन अगर सिम्फनी कोई परेशानी खड़ी करे तो उसे डांटने में संकोच न करें। अगर उसने कुछ गलत किया हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपकी बेटी ने अब तक आपका संघर्ष देखा है और वह अच्छी बनना चाहती है। चिंता न करें, वह एक अच्छी बच्ची है। उसने मुझे आपके हाल के संघर्ष के बारे में बताया है। तो बताइए मिस रूही, क्या आप हमारे घर पर एस्टेट मैनेजर के रूप में काम करना चाहेंगी? हम आपको पहले महीने के लिए 20,000 युआन देंगे, जब तक आप बड़े घरों को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक विशेष प्रशिक्षण नहीं ले लेती। बेशक, प्रशिक्षण हमारे द्वारा प्रायोजित किया जाएगा और आपको बटरफ्लाई टेक्नोलॉजीज और कार्डिनल ग्रुप के सभी कर्मचारियों की तरह सभी 5 लाभ प्राप्त होंगे। रूही हैरान रह गई। स्नो ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, हमें उदार संत मत समझिए। हम इस काम के लिए पहले से ही प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त कर सकते थे, लेकिन हमने आपको इसलिए चुना क्योंकि हमारी दुर्दशा का स्रोत यही है। रूही हैरान रह गई और पार्थ ने कहा, सिम्फनी के जैविक पिता कैरोल प्रिमल हमारे दुश्मन हैं। हम दोनों उन्हें जड़ से मिटा देना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें अपने किए की सज़ा मिले। ये कहना झूठ होगा कि सिम्फनी की पहचान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हम जानते हैं कि उसे कैसे नुकसान न पहुंचाया जाए और इस योजना में हम सबसे बड़े विजेता बनकर उभरें। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप भी हमारी तरह यही सोचते हैं कि सिम्फनी को वह जीवन जीते हुए देखना चाहिए जिसकी वह हकदार है। रूही हैरान रह गई और उसकी मुट्ठियां उसके फीके चमड़े के बैग के पट्टे पर कस गईं। स्नो ने आह भरते हुए कहा, मिस रूही, मुझे पता है कि आप उससे डरती हैं, लेकिन यकीन मानिए, मेरी एक 4 साल की बच्ची है जिसे कैरोल ने तब मारने की कोशिश की थी जब वह पैदा भी नहीं हुई थी। मैं उस आदमी को मेरे और मेरे पति के साथ ऐसा करने के बाद यूं ही नहीं छोड़ सकती। इतने वर्षों तक आप अपने बच्चे के लिए सिर झुकाकर जीती रहीं, लेकिन आज उसी बच्चे के लिए मैं आशा करती हूं कि आप साहस जुटाएं और अपने बच्चे के सामने खड़ी हों ताकि वह आपके उदाहरण का अनुसरण न करे और वह वैसे ही चमके जैसा उसे होना चाहिए। प्रस्ताव रखा गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। अब वे रूही के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपलोडेड बाय लाइट एक्सप्लेनर। पार्थ और स्नो सोफे पर बैठे, उन्होंने रूही को बहुत धैर्य से देखा। उन्होंने उसे जल्दबाजी में नहीं लिया, क्योंकि जब वे अपने बच्चे को अपने किसी दुश्मन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे तो किसी को उन पर भरोसा करने के लिए कहा था। हालांकि उनका दुश्मन एक ही था, फिर भी ऐसा करना आसान नहीं था। रूही अपने विचारों में खोई हुई थी और वह जोड़ा भी इंतजार कर रहा था। सन्नाटे से उन्हें लग रहा था कि शायद रूही के मन में अभी भी कैरोल के लिए कुछ भावनाएं हैं और यह पूरी मुलाकात उनके लिए एक त्रासदी साबित हो सकती है। जब दिमाग नकारात्मकता पर गौर करता है तो वह यह अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक पाता कि सब कुछ एक परमाणु विस्फोट के साथ खत्म होगा। रूही ने अपने विचारों को व्यवस्थित करने में लगभग 10 मिनट लगाए और बोली, श्रीमान और श्रीमती कार्डिनल, जब से मेरी बेटी आपके घर पर लिली की देखभाल करने लगी है, मैंने देखा है कि वह अपनी उम्र के बच्चों की तरह व्यवहार करने लगी है। संगीत में उसकी प्रतिभा अच्छी थी, लेकिन मैं उसे आवश्यक शिक्षा और संसाधन प्रदान करने में असमर्थ थी। पिछले महीने मिस्टर कार्डिनल से मिली शिक्षाओं की बदौलत उसे स्कूल से छात्रवृत्ति मिल गई। मुझे यहाँ आते समय प्रशासन ने इसके बारे में बताया। मेरी बच्ची, जो मेरे लिए दुनिया से बढ़कर है, अब इतनी खूबसूरत बच्ची बन गई है। ये सब आप दोनों और आपकी देखभाल का नतीजा है।
मेरे शब्दों में उन भावनाओं को बयां नहीं किया जा सकता जो मैं इस समय महसूस कर रही हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जब तक आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि सिम्फनी ठीक रहेगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही आप उसे एक हथियार दे दें और उस आदमी का सिर काटने के लिए कहें। उसने मुझे मेरी जवानी, मेरी भावनाओं और सबसे बढ़कर उस सम्मान से धोखा दिया जिसे मैं कभी सबसे ऊपर रखती थी। मेरे माता पिता ने मुझे एक आत्मविश्वासी इंसान बनाया था, लेकिन कैरोल प्रिमल द्वारा बलात्कार के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कैरोल प्रिमल अकेली ऐसी इंसान नहीं है जिनसे आपको निपटना है। एक इंसान है जो हमेशा फ्रेम से बाहर रहता है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है, उसके पीछे असली मास्टरमाइंड वही है। पार्थ ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वह कौन होगा? रूही ने आह भरते हुए कहा, आपने लूगा परिवार के बारे में सुना होगा, है ना? पार्थ को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, आर्य महाद्वीप से आए लोग? रूही ने सिर हिलाया और कहा, वही लूगा परिवार। आर्य महाद्वीप के शासक, चाहे वे छाया में हो या प्रकाश में, वे इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यापक साम्राज्यों में से एक पर शासन करते हैं। वे दुनिया के सबसे अमीर परिवार हैं। स्नो ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, लूगा परिवार जैसा मजबूत व्यक्ति कैरोल का समर्थन क्यों करेगा? रूही ने शांति से उत्तर दिया, एक रात जब वह मेरे साथ यौन दुर्व्यवहार कर चुका था और मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि उसकी मां लूगा परिवार की प्रत्यक्ष वंशज है। हालांकि चूंकि उसने उसे प्राइमल परिवार में विवाह किए बिना जन्म दिया था, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। हालांकि वह अभी भी अपने पहले जन्मे बच्चे से बहुत प्यार करती है। जहां तक मैंने जाना है, वह अभी भी अविवाहित है। पार्थ ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? रूही मंद मंद मुस्कुराए और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी जब उसने कहा, पिछले 16 सालों में मुझे जो भी खाली पल मिला, मैंने उसका इस्तेमाल चीज़ें सीखने में किया। हैरानी की बात है कि मैनेजमेंट की छात्रा होने के बावजूद तकनीकी चीज़ों में मेरी अच्छी पकड़ थी। प्राइमल फैमिली की हर महिला पर मेरी नज़र रहती है। मैंने उनके खिलाफ कोई भी जानकारी इस्तेमाल नहीं की। इसकी एकमात्र वजह यह है कि मैंने कभी किसी पर मदद के लिए भरोसा नहीं किया और अपने बनाए हुनर के बावजूद मैंने कभी उनका इस्तेमाल गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए नहीं किया। स्नो को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्यों? रूही ने आह भरते हुए कहा, मैंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन काम पूरा होने के बाद वह व्यक्ति लगभग मुझे ट्रैक करने में कामयाब हो ही गया था। उसी दिन मैंने अंधेरे में आंखें बनने का फैसला किया। मेरे पास न तो कोई और हुनर है, न ही मुझ में इतनी हिम्मत कि मैं उन्हें करते हुए देखूं और हर रात सोने से पहले उन्हें कोसूं। पार्थ धीरे से सोफे से उठा और पूछा, क्या मैं आपका कौशल देख सकता हूं, मिस रूही? महिला ने सिर हिलाया और अपने हैंडबैग से एक सुंदर लैपटॉप निकाला। ये बहुत छोटा था और उसने पार्थ को सब कुछ साफ साफ दिखाने के लिए उसे उनके सामने खोल दिया। युवक ने सोचा, इतनी पुरानी मशीन, इतनी पावर पर यह कैसे काम चला रही होगी? हालांकि अगले ही पल उसने वे पन्ने खोले जिनमें पार्थ को मूवमेंट ट्रेसर और डेटा माइनिंग मैलवेयर दिखाया गया था, जिसे उसने प्राइमल परिवार की महिलाओं के उपकरणों के अंदर रखा था। फिर उसने 2 महिलाओं की आवाज़ और वीडियो क्लिपिंग खोली तो वह जोड़ा दंग रह गया। हालांकि क्लिप या रिकॉर्डिंग में दी गई जानकारी कोई पुख्ता नहीं थी, फिर भी पार्थ अपने हुनर से यह साबित कर सका कि डेटा असली था। उन्होंने स्नो की ओर देखा और कहा, हम सोच रहे थे कि सिम्फनी सबसे बड़ा हथियार होगा, लेकिन मिस रूही यहाँ एक शस्त्रागार के ऊपर बैठी हैं जो प्राइमल्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। स्नो ने सिर हिलाया। पार्थ मिस रूही की तरफ देखने लगा और कुछ कहना चाहता था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा और वह भौचक्का रह गया। उसने फ़ोन उठाया और जीनत बोली, सर, मैंने एक संदिग्ध व्यक्ति को स्कूल में चुपके से घुसते देखा था और जब मैंने उससे पूछताछ की तो उसके पास एक छोटा सा चाकू मिला। वह एक छोटा मोटा अपराधी है और अपनी समस्याओं के लिए अमीर बच्चों को निशाना बनाना चाहता था। पिंक होस्ट, कृपया आगे बढ़ें और इस मुद्दे की गहन जांच करें। पार्थ ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, मैं अभी वहां आ रहा हूं। फिर वह स्नो की ओर देखने लगा और बोला, कुछ हुआ है, मैं बाहर जा रहा हूं। स्नो को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह उसके चेहरे के भाव से समझ गई कि मामला गंभीर है, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, सुरक्षित रहें, मैं यहाँ चीज़ों को संभाल लूंगी। युवक उन्हें विदा करने के बाद कार्यालय से बाहर चला गया और लिफ्ट से भूतल पर पहुंचा, जहां काइल कार में बैठ गया और वे जल्दी से स्कूल पहुंच गए। अल्पविराम। ऑफिस में रूही और स्नो अकेले बैठे थे। स्नो ने मुस्कुराते हुए पूछा, मिस रूही, आप मुझसे बस थोड़ी बड़ी हैं और सिम्फनी मुझे मिस स्नो कहती है, जबकि वह पार्थ को बड़ा भाई कहती है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इस झंझट को हमेशा के लिए ठीक कर दें। मैं आपको सिस्टर रूही कहना चाहूंगी। रूही ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यदि आपको मेरी जैसी बहन होने में कोई आपत्ति नहीं है तो यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। स्नो ने हंसते हुए कहा, देखो तुम ऐसी बातें कह रहे हो, देखते हैं हम में कितनी समानताएं हैं। औरतें बातें करने लगीं और स्नो बातचीत की कला में माहिर थी।
वह रूही के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक माहौल बना रही थी, जिसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह प्यारी सी गोरी लड़की पार्थ कार्डिनल से भी ज्यादा चालाक और खतरनाक है। अल्पविराम। पार्थ स्कूल के बाहर पहुंचा और दरवाजे पर खड़े गार्ड को देखे बिना नहीं रह सका, फिर परिसर के अंदर चला गया। वह कक्षा में पहुंचा, जहां उसने लिली और बच्चों को अंदर बैठे मिस वर्से से सीखते देखा। उसका बेचैन दिल शांत हुआ और उसने गहरी सांस लेते हुए जीनत की ओर देखा और पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह आदमी जिसे तुमने पकड़ा है कहाँ है? जीनत ने सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगी। पार्थ ने कहा, काइल, तुम यहाँ पहरा दो कृपया। काइल ने समझ में सिर हिलाया और पार्थ और जीनत को गलियारे से जाते हुए देखा। उसने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि लिली सुरक्षित है, वरना उसे डर था कि पार्थ पूरे शहर को खून में डुबो देता। काइल ऊपर से भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन उसकी कमीज ठंडे पसीने से भीगी हुई थी और उसके पैर भी थोड़े कांप रहे थे। रास्ते में, कार में, पार्थ इतनी जबरदस्त हत्या की नीयत दिखा रहा था कि उसकी पैंट में पेशाब ही हो गया। वह एक युद्ध अनुभवी सैनिक था और यह पहली बार था जब उसने अपनी हड्डियों के भीतर से भय की अनुभूति को उठता हुआ महसूस किया। अल्पविराम। पार्थ जीनत के पीछे पीछे स्कूल के पीछे गया, जहां उसने देखा कि स्कूल के कुछ गार्ड और शिक्षक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चारों ओर इकट्ठे थे, जो घेरे के बीच में घुटनों के बल बैठा था। जीनत प्रकट हुई और बोली, रास्ता छोड़ो। लोग अलग हुए और जीनत ने कहा, साहब, यही वह आदमी है। पार्थ उस व्यक्ति के करीब गया और उसके पास झुककर पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने सिर उठाकर पार्थ की तरफ देखा, उसके बाल उसके चेहरे के ज्यादातर हिस्से को ढके हुए थे। उस युवक ने शांति से पूछा, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, तो मैं अपने आदमियों से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए। वह आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, मैं अपलोडेड बाय लाइट एक्सप्लेनर। उस आदमी ने नर्म स्वर में कहा, मैं डिलेन रोड्स हूँ, मैं यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने बेटे मैथ्यू से मिलने आया हूँ। पार्थ ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम चुपके से और चाकू लेकर क्यों आए? उस आदमी ने जवाब दिया, मैंने मैथ्यू की मां को तलाक दे दिया है और दाहा काउंटी स्थित ईस्टर्न प्रिजन सेंटर में सजा काट रहा हूँ। साहब, ये चाकू एक छोटा सा फल काटने वाला चाकू है और अब इसे काटा भी नहीं जा सकता। मैंने इसे सिर्फ शहर जाते समय गुंडों को डराने के लिए रखा है। पार्थ ने पूछा, उन्हें अपने बेटे का विवरण दीजिए, हम सत्यापन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वह खड़ा हुआ और बोला, काइल, इसके हाथ छुड़ाओ। जीनत, लिली की कक्षा के बाहर पहरा देने जाओ। डिलन ने अपने बेटे के बारे में जितनी जानकारी उसे याद थी उतनी बता दी और कुछ ही मिनटों बाद एक शिक्षिका दौड़ी हुई आई और उसने पार्थ कार्डिनल की ओर इशारा किया। उन्हें उसकी पहचान पता थी। शिक्षक ने एक क्षण रुककर अपनी सांस संभाली और फिर कहा, सर, वह सच बोल रहा है, हमने उसकी योग्यता की जांच कर ली है। उसका बेटा सचमुच स्कूल का छात्र है। पार्थ ने भौहें चढ़ाईं और डायलन की ओर देखते हुए पूछा, अगर तुम्हारा बेटा सचमुच एक छात्र है तो तुम इस तरह क्यों आए? स्कूल खत्म होने तक इंतजार क्यों नहीं किया? डिलन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा आपराधिक इतिहास रहा है। मैं उससे तब तक नहीं मिल सकता जब तक मेरे पास कोई अच्छी नौकरी न हो, और मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ निरोधक आदेश दायर किया है। जब वह वहां होगी तो मैं उससे नहीं मिल सकता, वरना मुझे आदेश का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पार्थ ने आह भरते हुए कहा, उठो, हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम तुम्हारे बेटे से तुम्हारी मुलाकात का प्रबंध करेंगे। चलो। डिलेन को झटका लगा और काइल उसकी मदद करने के लिए आगे आया और बोला, भाई, शांत रहो, तुम एक आदमी हो, हताश होने का नाटक करने से तुम और अधिक मुसीबत में पड़ जाओगे। पार्थ ने स्कूल स्टाफ की ओर देखा और कहा, चलो इस मुद्दे को यहीं खत्म कर देते हैं। अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रहे व्यक्ति की परेशानियों को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लोग हिचकिचाए और पार्थ ने कहा, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा। चिंता मत करो। लोगों ने सिर हिलाया और पार्थ ने कहा, काइल, इसे पास के सैलून में ले जाओ, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा और फिर आऊंगा। काइल कहना चाहता था कि वे इंतजार कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और उस आदमी को अपने साथ ले गया। डायलन अभी भी होश में नहीं था और काइल के साथ चलते हुए उसने पूछा, तुम लोग कौन हो? काइल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं काइल हूँ, मैं राष्ट्रपति पार्थ कार्डिनल का रक्षक हूँ। आदमी ने भौहें चढ़ाईं और काइल ने पूछा, आप कब से अंदर हैं? डिलेन ने आह भरते हुए जवाब दिया, 3 साल। काइल ने पूछा, तुमने क्या किया? डिलेन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया। यह मेरी पत्नी थी जिसने ये किया और पैसों के लिए मुझे फंसाया। काइल ने डिलेन की ओर देखा और उसने आगे कहा, ये सब उस आदमी, उस कमीने की वजह से हुआ। वह मेरे पास आया और मुझसे कहा कि वह मुझे लाखों रुपये देगा, लेकिन मैंने किसी को भी मारने से इनकार कर दिया। काइल को कुछ एहसास हुआ और उसने चारों ओर देखा, फिर बोला, शांत हो जाओ। जब मेरे बॉस वापस आएंगे तब हम बात करेंगे। हालांकि उस समय ईमानदार रहना। वह तुम्हारे बच्चे की खातिर तुम्हारी मदद करेंगे, बस।
डायलन को एहसास हुआ कि वह उत्तेजित हो रहा है और यह जगह अभी भी ऐसे लोगों से भरी हुई है जो उन्हें पकड़ सकते हैं। कुछ मिनटों बाद वे सैलून पहुंच गए। काइल ने अंदर के मालिक से कहा कि वह डायलन को ठीक से तैयार करे और उसे पेश करने लायक बनाए। जेल में बिताए सालों की वजह से उसके चेहरे पर बहुत सारे बाल जमा हो गए थे और इससे उसे शक से बचने में कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। 10 मिनट बाद पार्थ कार में दुकान के पास पहुंचा और अंदर आ गया। दुकान का मालिक डिलन के बाल काटने में लगा था और पार्थ पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। एक और आदमी उसके पास आया और पार्थ बोला, एक ट्रिम और शेव कर लो, फिर चेहरे की मालिश और बाल धो लो। दूसरे मास्टर ने अपना सामान उठाया और पार्थ पर काम शुरू कर दिया। युवक को अपनी परवाह करने का समय नहीं था, इसलिए उसने भी खुद को थोड़ा निखारने का मौका लिया। उन्होंने पूछा, डायलन, मुझे अपनी कहानी बताओ। ईमानदार रहो क्योंकि मैं सब कुछ जांच लूंगा। डिलन ने दाढ़ी बना ली थी और अब बाल भी कटवा रहा था। उसने कहा, 3 साल पहले 17 जून की बात है। उसी समय मुझे एक जानबूझकर की गई दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया गया था। पीड़ित एक अधेड़ उम्र का जोड़ा था। हालांकि गाड़ी में नहीं चला रहा था। गाड़ी 3 लोगों के हाथ में थी। एक तो फाइनेंसर था, दूसरा वह साथी था जिसने फाइनेंसर और तीसरे व्यक्ति ड्राइवर के बीच सेतु का काम किया था। फाइनेंसर, जिसका नाम एंथनी प्रिमल है, मेरी पूर्व पत्नी पमला रे है और उसका साथी उसका भाई डाल्टन रे है। ड्राइवर उसका भाई था। उन्होंने सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया और क्योंकि मैंने एंथनी प्रिमल को मना कर दिया, उन्होंने मुझे बलि का बकरा बना दिया। उस रात मैंने उन 2 लोगों को नहीं बल्कि इन तीनों को नुकसान पहुंचाया था। डिलन को यह ध्यान नहीं आया कि दोनों नायों ने हिलना बंद कर दिया था और कुछ कदम पीछे हट गए थे। पार्थ की आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं, वे उनके लिए बहुत डरावनी थीं। काइल समझ गया था कि पार्थ में हत्या की प्रवृत्ति उभर रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस आदमी को शांत होने के लिए कहे। सैलून की कुर्सी का स्टील आर्मरेस्ट उसकी पकड़ में आकर पहले ही विकृत हो चुका था। पार्थ ने संयमित लेकिन कर्कश आवाज में पूछा, क्या आपको यकीन है कि इस सब के पीछे एंथनी प्रिमल ही था? डिलेन ने सिर हिलाया और उत्तेजित होकर कहा, मैं उस आदमी को कभी नहीं भूलूंगा, भले ही वह राख में बदल जाए, मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। ये कहते कहते उसका चेहरा आंसुओं से भर गया। वह इतना थका हुआ और निढाल महसूस कर रहा था कि उसके दिल की आत्माएं भी कराह रही थीं। पार्थ ने आंखें बंद कर लीं, मन को नियंत्रित किया और पूछा, सबूत क्या है? डिलन ने हंसते हुए कहा, सर, अगर मेरे पास सबूत होता तो क्या वे लोग मुझे फंसा देते? क्या मुझे घर छोड़ना पड़ता और अपने बच्चे से मिलना छोड़ देना पड़ता? क्या एक ट्रक ड्राइवर के बेटे को इतने प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता? पार्थ ने अपनी नज़रें सिकोड़ते हुए पूछा, जब आप जेल में थे तब भी आपको कैसे पता चला कि आपका बेटा यहीं पढ़ता है? डिलन ने हंसते हुए कहा, स्कूल का बस ड्राइवर मेरा दोस्त है। उसी ने मुझे ये सब बताया था। तलाक पिछले साल तक तय नहीं हुआ था और जन्म प्रमाण पत्र पर भी मेरा नाम है, इसीलिए मेरे दस्तावेज काम आए। पार्थ ने सिर हिलाया, बात तो सही थी। उसने पूछा, क्या तुम्हारी पूर्व पत्नी तुम्हारे बेटे से प्यार करती है? डिलेन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह करती है। पार्थ ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें नौकरी, घर, कार दिलाने में मदद करूंगा और फिर तुम्हें अपनी पत्नी से अपने बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ने का मौका भी मिलेगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जब समय आए तो तुम अपने बेटे को ये दिखाने में जरा भी न हिचकिचाओ कि तुम्हारी पूर्व पत्नी कितनी राक्षस है और तुम भावनाओं में न बहो। डायलन हैरान रह गया और आखिरकार उसने अपना सिर घुमाकर उस युवक की तरफ देखा और उसका ठंडा चेहरा देखकर चौंक गया। पार्थ कुर्सी से उठ बैठा, उसने अपने गले से तौलिया उतारा और बोला, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूं, तो मैं बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने माता पिता के कत्ल करने वालों से बदला लेना चाहता हूं। एंथनी प्रिमल कैरोल प्रिमल द्वारा पाला गया एक कुत्ता है। अगर उसे मार भी दिया जाए तो कैरोल प्रिमल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी, उसका प्यारा बच्चा उससे छीन लिया जाएगा और उसका भाई, मैं उसे भी कुछ अच्छा दूंगा। उसे ट्रक चलाना बहुत पसंद है ना? डिलेन ने एक और निगल लिया और काइल ने आह भरते हुए कहा, सर। पार्थ ने उसकी तरफ देखा और पाया कि दोनों नाई उसे हैरानी से देख रहे हैं। अचानक पार्थ हंसा और बोला, मास्टर जी, आप दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक नाटक के कलाकार हैं, बस नाटक की पंक्तियों का अभ्यास कर रहे हैं। हा हा हा। काइल भी हंसा और डायलन भी इशारा समझकर हंस पड़ा। हाँ, वो बेवकूफ़ नहीं था। जेल में उसने अपना दिमाग खूब विकसित किया था। दोनों आदमी शक की निगाहों से उन दोनों की सेवा करने लगे, जबकि पार्थ सोचने लगा कि वह एंथनी के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगा। यह आसान नहीं था, लेकिन उसे करना ही था। बदला एक लंबा खेल था और पार्थ इस मैदान पर हर पल का आनंद लेना चाहता था। वह प्राइमल परिवार को खत्म करना चाहता था और इसके लिए वह सभी को निशाना बनाएगा। कैरोल प्राइमल भले ही लूगर परिवार की महिला का बेटा हो, लेकिन एंथनी तो बस एक कमीना था। पार्थ उस आदमी को नहीं छोड़ने वाला था जिसने उसके माता पिता की मौत में भाग लिया था।
अपलोडेड बाय लाइट एक्सप्लेनर। पार्थ ने सैलून में सेशन खत्म किया और डायलन से कहा कि वह अगले दिन ऑफिस में आकर मिले। डायलन मान गया क्योंकि वह जानता था कि पार्थ पीछे हटने वाला नहीं है। फिर वह युवक लिली को लेने स्कूल वापस चला गया। उसने पमला रे के बारे में पता लगाने में देर नहीं की क्योंकि उसके पास उसे ढूंढने के और भी रास्ते थे और वह अपनी बेटी के सामने अपना आपा नहीं खोना चाहता था। लिली उसके बदलते मिजाज को लेकर बहुत संवेदनशील थी और वह नहीं चाहता था कि लिली उसे एक हिंसक आदमी समझे। छोटी बच्ची पीछे की सीट पर उसकी गोद में सिर रखे लेटी हुई थी। उसने अपनी मीठी आवाज में पूछा, बाबा क्या आज हम एक फूलदान बना सकते हैं? पार्थ ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, मेरी प्यारी तुम अचानक फूलदान बनाने की इच्छा क्यों कर रही हो? लिली ने कहा, जब आप नियमित रूप से मिट्टी के बर्तनों की धारा बहाते थे तो ये बहुत अच्छा लगता था, आप अधिक मुस्कुराते थे, लेकिन अब आप इतने फीके हो गए हैं। पिंक, मेज़बान, आपकी बेटी आपकी बेचैनी देखकर चिंतित हो गई है और आपके लिए एक फूलदान बनाना चाहती है और उसमें फूल लगाना चाहती है। अगर आप फूलदान बनाते हैं और आपकी बेटी को वह पसंद आता है तो आपको शांति के फूल इनाम में मिलेंगे। फूलदान में लगे सभी फूल घर में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने का विशेष प्रभाव डालेंगे। पार्थ मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, जैसे ही तुम अपना होमवर्क पूरा कर लोगे हम एक बना देंगे। दोनों बातें करते रहे और पार्थ पमला रे वाली बात लगभग भूल ही गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कह सकती है जिससे उसका ध्यान पूरी तरह भटक जाए। युवक ने गहरी सांस ली और उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी उसके जीवन की सबसे चतुर बातचीत करने वालों में से एक है। वे कार्यालय भवन में पहुंचे और लिली के कार से बाहर निकलने के बाद वह मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन करते हुए भवन के अंदर चली गई और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उछलती हुई गई, जबकि पार्थ अपने हाथ में एक छोटा गुलाबी बैग लेकर उसके पीछे पीछे चल रहा था। वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे और पार्थ ने अपने कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। स्नो ने जवाब दिया, अंदर आ जाओ। पार्थ ने दरवाजा खोला और लिली अंदर आते ही बोली, माँ आपकी राजकुमारी वापस आ गई है। पार्थ उसकी हरकतों पर हंसी और आंसू के बीच फंस गया, जबकि स्नो और रूही खिलखिलाकर हंस पड़े। लिली को एहसास हुआ कि ऑफिस में कोई चौथा व्यक्ति भी है और वह झट से एक शालीन व्यक्ति बन गई और रूही को झुककर अभिवादन करते हुए बोली, शुभ दोपहर। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको भी नमस्कार युवा मिस। लिली फिर अपनी माँ के पास ऐसे बैठ गई मानो वह दुनिया की सबसे आज्ञाकारी बच्ची हो। पार्थ ने आंखें घुमाईं और फिर उसने रूही को ये कहते सुना, ठीक है मैं ये नौकरी ले लूंगी, शुक्रिया। स्नो ने उसे सिर हिलाकर हाँ कर दी और पार्थ ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक की भी व्यवस्था कर दूंगा। वह भी प्राइमल परिवार का शिकार है। दोनों महिलाएं आश्चर्यचकित थीं और पार्थ ने लिली की ओर देखते हुए कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं लंच का समय ले रहा हूं। लिली ने अपना हाथ उठाया और धीरे से कहा, 4 सी यू रामेन। पार्थ ने सिर हिलाया और फिर उसने जीनत और काइल को भी दोपहर का भोजन करने के लिए कहा। उसके बाद उसने कैफेटेरिया को फ़ोन करके सीधे कार्यालय में भोजन पहुंचाने को कहा। अल्पविराम। खाने के बाद रूही अपना नियुक्ति पत्र और मासिक अग्रिम वेतन लेकर ऑफिस से चली गई, जबकि 3 लोगों का परिवार घर लौट आया। लिली हवेली में दाखिल हुई, अनास्तासिया का अभिवादन किया, फिर मोमो को उठाया और बिल्ली को शौचालय ले गई। स्नो सोफे पर बैठ गई और बोली, अब इसे बाहर निकालो। पार्थ ने हंसते हुए डिलेन से जो कुछ सुना था उसे बताया और पूछा, क्या संभावना है कि वह झूठ बोल रहा है? युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, वह अपने बेटे को देखने के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर स्कूल के अंदर शेखी बघारने को तैयार था। इतना ही मुझे यकीन दिलाने के लिए काफ़ी है कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना मेरी मूर्खता होगी जिससे मैं अभी अभी मिला हूँ। मैंने पिनेकल सिक्योरिटी से इस मामले की सच्चाई की जांच करने को कहा है। जिन लोगों ने ये किया है मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर वह अपने कमरे में गया और नहाने लगा। अनास्तासिया ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें उसका गुस्सा शांत करना होगा। अगर वह इसी तरह परेशान होता रहा तो शायद वह अपनी असली पहचान ही खो बैठेगा। स्नो ने सिर हिलाया, लेकिन फिर बोली, उसके लिए ये भूलना इतना आसान नहीं होगा कि वह क्या बनना चाहता है। चिंता मत करो। पार्थ जो करना चाहता था उस पर उसे पूरा भरोसा था। वह उसे काफ़ी समय से और इतने करीब से जानती थी कि वह क्या करेगा और कैसे करेगा। वह उससे इसलिए प्यार करती थी क्योंकि अगर उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहा भी जाए जो वह नहीं है, तो भी वह कभी नहीं भूलता था कि वह असल में क्या है। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि जब मैं उनसे पहली बार कॉलेज में मिली थी तो उन्होंने जो संयमित स्वभाव दिखाया वह मेरे लिए आश्चर्यजनक था। वे सभी के साथ एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करते थे, न कि उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार। यहाँ तक कि जब दुनिया मुझ पर और मेरी पहचान पर फिदा थी तब भी वे मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करते थे जैसे मैं कोई पड़ोस की लड़की हूँ। वह खून का प्यासा राक्षस नहीं बनेगा और यदि वह ऐसा करता भी है तो यह उचित होगा क्योंकि वे लोग उसके क्रोध के पात्र हैं। अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैं इस पर आपसे बहस नहीं कर सकती।
मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश और स्वस्थ रहें। लिली बिल्ली को हाथों में लेकर अपने कमरे से बाहर निकली और बोली, दादी, मैं भी यही कामना करती हूँ कि आप खुश, स्वस्थ और समृद्ध रहें। अनास्तासिया ने हंसते हुए अपने छोटे से सितारे को गले लगा लिया। इससे पहले कि स्नो ने पूछा, तुमने अमीर क्यों कहा? लिली ने जवाब दिया, ताकि मैं मोमो के लिए एक बिल्ली का पेड़ खरीद सकूं। स्नो ने अपनी आंखें घुमाईं और उसे डांटना चाहती थी, लेकिन अनास्तासिया ने कहा, ठीक है, तो अगर तुम मुझे नाना कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बड़ा बिल्ली का जिम बनवा दूंगी। कैसा रहेगा? लिली, छोटी सी भूतनी ने अपनी सुनहरी चमकती आंखों के साथ अपना सिर उठाया और कैंडी जैसे मीठे स्वर में बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, नाना। अनास्तासिया ने गहरी सांस ली और अपने प्यारे बच्चे को उठाते हुए कहा, अब हम बाहर चलेंगे। लिली ने उसे गले लगाया और कहा, बाय माँ। स्नो अवाक रह गई जब उसने देखा कि बूढ़े और जवान घर से बातें करते और खिलखिलाते हुए जा रहे हैं। पार्थ कमरे से बाहर आया और दो लोगों को गायब पाकर उसने पूछा, क्या हुआ? स्नो ने जो कुछ हुआ उसे बताया और कहा, अब अपनी बेटी को देखो, वह एक भूत है। पार्थ हंसा और उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, अगर वह एक भूत है तो मुझे उसके जैसी एक और चाहिए। स्नो ने शर्माते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, इस बार आपको बेटी नहीं होगी। मुझे आपका ध्यान पाने के लिए इस नन्हे से बच्चे से लड़ना होगा। सोचिए अगर मेरी एक और बेटी हुई तो। बिल्कुल नहीं। पार्थ ने उसकी नाक को छूते हुए हंसते हुए पूछा, इसे कौन रोकेगा? स्नो ने हंसते हुए कहा, भाग्य का देवता जो तुम्हें इस समय इतना आत्मसंतुष्ट देख रहा है, वह सोच रहा है कि ऊपर लगा झूमर कहानी पर पूर्ण विराम लगाएगा या नहीं। पार्थ सीधा खड़ा हो गया और कांपते हुए बोला, भाग्य के देवता मुझ पर दयालु थे, लेकिन हाँ, मुझे उससे अधिक नहीं मांगना चाहिए जो मेरे पास पहले से है। स्नो ने हंसते हुए कहा, आप एक बेटा मांग सकते हैं, मैं उससे प्यार करूंगी। पार्थ ने घृणा से कहा, आपका एक बेटा हो सकता है और आप उससे प्यार कर सकते हैं। स्नो ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, आप लड़के के बच्चे के इतने खिलाफ क्यों हैं? युवक ने उत्तर दिया, क्या आपको याद है कि कैरोल पहली बार आपके पास कब आई थी? स्नो ने सिर हिलाया और पार्थ ने उसे याद दिलाया, उसने लगभग किसी को मार ही डाला था, याद है? स्नो ने सिर हिलाया और पूछा, क्या संबंध है? पार्थ ने उत्तर दिया, एक बेटा बिगड़ सकता है और फिर उपद्रवी की तरह व्यवहार कर सकता है, जिससे परिवार का नाम बदनाम हो सकता है। हालांकि मुझे पता है कि मैं आलोचनात्मक हो रहा हूं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मैं आपको उस स्थिति से नहीं गुजरने देना चाहता जो आप पहले से ही झेल चुके हैं। जब लिली आ रही थी तब मैं शायद तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, इसलिए कृपया ये बात अकेले में मत उठाओ। स्नो मुस्कुराई और बोली, ठीक है, थोड़ा आराम करो। युवक ने आह भरी और अपनी सीट पर पीछे झुककर मोबाइल पर फिल्में देखने लगा। कुछ मिनट बाद उसने कहा, प्यारे, मैं मिट्टी वाले कमरे में जा रहा हूं। स्नो ने सिर हिलाया और फिर उसे जाने के लिए उठते हुए उसे धीरे से चूमते हुए देखा। वह जानती थी कि वह हमेशा की तरह अपनी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा रहा था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि डायलन रोड से मिलने के बाद वह थोड़ा प्रभावित जरूर हुआ था। हालांकि बदला लेने में समय लगता है और वह सुधर जाएगा। अल्पविराम। पार्थ मिट्टी के कमरे में खड़ा हो गया और अपने पत्थर के बर्तनों का एक बड़ा हिस्सा गूंथने लगा, और वह ये काम बड़ी कुशलता से कर रहा था। युवक ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, वह समय आएगा जब मैं तुम्हारे बुलबुले फोड़ दूंगा और तुम, एंथनी, बस इंतजार करो और देखो। अपलोडेड बाय लाइट एक्सप्लेनर। पार्थ कार्यशाला के अंदर बैठा था, उसके हाथ मिट्टी से सने थे, उसकी नज़र उस फूलदान पर टिकी थी जिसे वह गढ़ रहा था। लिली उसके पीछे खड़ी ध्यान से देख रही थी कि पार्थ अपनी उंगलियां कैसे हिला रहा था और दबाव डाल रहा था। छोटी बच्ची को पता नहीं था कि उसके पिता कला में मग्न तो दिख रहे थे, लेकिन उनका मन फूलदान को बदले की भावना से देख रहा था। उसके मन में उसकी उनपर्त के हर प्रहार के साथ बस यही विचार गूंज रहा था कि उसने एंथनी प्रिमल के लिए जो मौत की योजना बनाई थी, वह क्या है। एंथनी प्रिमल न सिर्फ अपने माता पिता की हत्या की योजना बनाने वाला था, बल्कि कैरोल प्रिमल के लिए एक अहम हथियार भी था। जब जॉक दरवाजे पर आया और उसने मुख्य दरवाज़ा खटखटाया, तो वह युवक अपनी हरकतों पर ध्यान दे रहा था। स्नो ने दरवाज़ा खोला और पूछा, जॉक, क्या है? उन्होंने कहा, मैडम, मेरे पास वह जानकारी है जो सर ने मांगी थी। स्नो ने उस आदमी को अंदर आने का इशारा किया और कहा, बैठिए। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? जॉक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इसलिए आया क्योंकि सर को ये जानकारी प्राथमिकता पर चाहिए थी। काइल ने मुझे बताया कि मामला काफ़ी गंभीर है। स्नो ने सिर हिलाया और कहा, मुझे जानकारी के बारे में बताओ। अगर उसे इससे निपटने के लिए कोई तरीका चुनना होता तो वह खुद ही ऐसा करता, और हालांकि मैं जानता हूं कि वह बहुत सक्षम है, फिर भी वह उस बदलाव को नहीं देख पाता जो किसी व्यक्ति में अपने दुश्मनों के दिलों में छुरा घोंपने के बाद आता है। जॉक ने एक और निगल लिया और सोचा कि क्या स्नो को इस बात की जानकारी थी कि पार्थ ने ग्रैंड सेंचुरी आतंकी हमले की योजना बनाने वाले लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया था।
गार्ड ने कहा, मैडम, जिस व्यक्ति का सर पता लगाना चाहते थे वह मिल गया है। वह अभी भी शहर में रह रहा है। हालांकि उसकी हालत हम सब की सोच से थोड़ी अलग है। वह अब कैरोल प्रिमल के संपर्क में नहीं है, बल्कि एक संदिग्ध लॉटरी संस्था चला रहा है। हालांकि उसके पास पैसा है, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति गिर गई है। इस समय उसे पूर्वी क्षेत्र में देखा जा सकता है। लोड्सपेड और योहो क्लब उसके सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और नियमित स्थान हैं। उसका निवास भी पूर्वी क्षेत्र में ही है, खैबर टावर, जो सबसे ऊपर पेंट हाउस है। वह अपने साथ सुरक्षाकर्मियों को लेकर घूमता है और उसके पास वे संपर्क हैं जिनकी उसे लॉटरी व्यवसाय के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न से बचने के लिए जरूरत है। स्नो ने सिर हिलाया। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत उसने कुछ मिनट तक इंतजार किया। अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए उसने कहा, ठीक है, आपको जो खुफिया जानकारी मिली है उसका आधा हिस्सा झूठ है। जॉक को आश्चर्य हुआ और स्नो ने पूछा, क्या आपने पिनेकल सिक्योरिटीज के किसी स्रोत से इसकी पुष्टि की है? पहले वाले ने अपना सिर हिलाया और स्नो ने सिर हिलाया। कैरोल प्राइमल कोई भी रास्ता नहीं छोड़ती। अगर एंथनी के पास कानूनी नज़रों से बचने के लिए पर्याप्त संपर्क हैं, तो कैरोल अभी भी उसे पैसे दे रही है। उसे अनकोर शहर में छोड़ने की कोई और वजह ज़रूर होगी। हो सकता है कि वह विरासत की लड़ाई में असफल होने पर कैरोल के लिए एक सहारा बन सके। हो सकता है कि एंथनी अभी भी उन पुराने दुश्मनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो जो कैरोल के लिए मुसीबत बन सकते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है जॉक। मैं चाहता हूं कि तुम उसके बारे में सब कुछ पता करो, वह क्या खाता है से लेकर वह क्या मल त्यागता है तक। उसके पास एक संपत्ति लगाओ, हो सके तो गहराई में, और फिर 24 घंटे जानकारी इकट्ठा करो। एक हफ्ता काफ़ी होगा। आखिरकार महीने का आखिरी दिन है। इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। जॉक ने सिर हिलाया और समझ गया कि उसके बॉस की पत्नी भी कोई साधारण नहीं थी। स्नो भी एक रणनीतिकार था। उसने गहरी सांस ली और उठते हुए कहा, मैं सब कुछ अच्छी तरह से जांच लूंगा, मैडम। जॉक ने अपने पैर उठाए और फिर जल्दी से अपना काम निपटाने के लिए चला गया। स्नो उठी और पहली मंजिल पर गई, जहां वर्कशॉप लगी हुई थी। उसने दरवाजे की चौखट से देखा। पार्थ शांति से काम कर रहा था और लिली उसके पास खड़ी थी। उसने पाया कि पार्थ इस समय काफी अलग थलग था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर आते हुए कहा, लिली, तुम क्या कर रही हो? छोटी लड़की ने जवाब दिया, बाबा एक अच्छा फूलदान बना रहे हैं। मैं उससे सीख रही हूँ। स्नो ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, तुम क्या सीख रहे हो? लिली ने उत्तर दिया, मैं सीख रही हूँ कि धैर्य के साथ चीज़ों को कैसे ढाला जाए तथा विभिन्न स्थानों पर दबाव कैसे डाला जाए ताकि परिणाम आपकी इच्छा के अनुरूप हो। स्नो को आश्चर्य हुआ कि उसकी बेटी चीज़ों को लेकर इतनी समझदार थी। उसकी बातें सुनकर पार्थ रुका और बोला, हर बार दबाव की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी चीज़ों को अपने आप होने देना भी ठीक होता है। लिली ने सिर हिलाया और पार्थ खड़ा हो गया। उसका फूलदान खत्म हो गया था और वह अपने हाथ धोने के लिए एक छोटे बेसिन के पास गया और उसने पूछा, क्या जॉक आया था? स्नो ने सिर हिलाकर जवाब दिया, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जानकारी में खामियां थीं। मैंने उनसे सब कुछ सत्यापित करने और गहन शोध करने को कहा। पार्थ रुक गया और अपना सिर उठाकर पूछा, क्या उसने पहले से ही उन सब का सत्यापन करने के लिए पिनेकल सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं किया था? स्नो ने जवाब दिया, वह आपको ये बताने में बहुत जल्दी में थे कि प्रगति हो रही है। आपने प्राथमिकता आदेश जारी कर दिया, ठीक है, इसलिए जल्दबाजी में नुकसान होता है। पार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। स्नो ने सिर हिलाया और लिली की ओर देखा, जो फूलदान को देख रही थी, और बोली, प्यार, क्या तुम भी एक फूलदान बनाना चाहती हो? लिली ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, अभी नहीं, मैं इंतजार करना चाहूंगी और फूलदान का डिज़ाइन बनाने से पहले उसमें रखे जाने वाले फूलों के बारे में सोचूंगी। पार्थ चौंक गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके उसकी ओर देखा और एक आह भरी। पिंग, मेज़बान ने आपकी बेटी की मांग के अनुसार फूलदान की डिज़ाइनिंग पूरी कर दी है। आपको शांति के फूल इनाम में मिलते हैं। कुछ क्षणों के बाद वह लिली के पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा? लिली ने हंसते हुए कहा, काल्पनिक बातों के बारे में क्यों सोचो, बस हवा के साथ चलो, बाबा। पार्थ ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, हवा के साथ चलो। उसने उसे एक घुमाव दिया और फिर पूरा परिवार नीचे आ गया। उन्होंने खाना खाया और फिर सोने चले गए। स्नो ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम एंथनी के साथ क्या करने वाली हो? पार्थ ने जवाब दिया, शुरू में मैं उसे मार डालना चाहता था। उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि पीड़ा से भरे जीवन की तुलना में मृत्यु भी एक विलासिता है। मैं उसे एकांत में रखना चाहता था, उसके पागल होने का इंतजार करना चाहता था और फिर धीरे धीरे उसे मार डालना चाहता था। स्नो कुछ मिनटों के लिए चुप हो गई और बोली, अगर तुम उनसे इतनी नफरत करते रहोगे तो तुम भी उनके जैसे ही हो जाओगे। जब तुम दुश्मन को माफ कर देते हो तभी तुम खुद को खोए बिना उसे मार सकते हो। हमेशा याद रखो कि तुम कौन हो और क्या हो।
मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा बेवजह नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें खा गया तो तुम सब कुछ भी खो दोगे। आज वर्कशॉप में तुम इतने गुस्से से फूलदान डिज़ाइन कर रहे थे कि तुमने लिली की तरफ देखा तक नहीं। वह तुम्हें इतने ध्यान और एकाग्रता से देख रही थी। मुझे लग रहा था जैसे तुम उसे अनदेखा कर रहे हो। पार्थ ने आह भरी, उसे लगा जैसे वह गद्दे में और धंस गया है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रही हो, लेकिन सच्चाई का पता चलने पर मैं अस्पताल के उस गलियारे में वापस पहुंच गया जहां मेरे माता पिता खून से लथपथ थे। मैं उस दृश्य को ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ पाया, लेकिन जब लिली ने कहा कि वह फूलदान बनाने से पहले उसमें रखने के लिए एक फूल ढूंढना चाहती है, तो मैंने सोचा कि अगर मेरा गुस्सा और बदला फूलदान जैसा है तो मुझे भी फूलदान बनाने से पहले फूल देखना चाहिए। एंथनी और कैरोल को कीमत चुकानी होगी, लेकिन वे इतने लायक नहीं हैं कि मुझे ये बुला सकें कि मैं क्या हूं और मैं ये कैसे बना। मैं भविष्य में इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरी भावनाएं मुझ पर हावी ना हों। स्नो ने सिर हिलाया और उसके कंधे पर झुककर उसकी छाती को धीरे से थपथपाया। पार्थ कार्डिनल, शांत रहो, क्योंकि लड़ाई लंबी है। अल्पविराम। पार्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को प्रशिक्षित करने के लिए आभासी क्षेत्र का इस्तेमाल करने लगा। उसने पाया कि पिछले कुछ दिनों से उसका ध्यान प्रशिक्षण पर नहीं था, इसलिए उसने आभासी क्षेत्र का इस्तेमाल 2 कामों के लिए किया, एक तो अपने कौशल को निखारने के लिए और दूसरा अपना गुस्सा निकालने के लिए। 1 घंटे बाद वह सो गया। अल्पविराम। अगले दिन जब वह उठा तो उसने जॉक को घर के बाहर खड़ा पाया जब वह दौड़ने जा रहा था। जॉक हाथ में एक दस्तावेज लेकर आगे बढ़ा और बोला, सर, हमें वह सारी जानकारी मिल गई है जो आप चाहते थे। प्राइमल परिवार एक खतरनाक खेल खेल रहा है। अपलोडेड बाय लाइट एक्सप्लेनर। पार्थ को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्या आपने इस बार इसकी पुष्टि की? जॉक थोड़ा झिझका और सिर हिलाया, जी सर, पिछली बार जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, दस्तावेज कार में छोड़ दो, मैं कार्यालय जाते समय इसे पढ़ूंगा। जॉक ने सिर हिलाया और युवक घर से निकल गया। लिली उसके आगे दौड़ रही थी। छोटी बच्ची बहुत अनुशासित थी और हर दिन उसकी दौड़ की दूरी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। रोज की तरह लिली 3/4 चक्कर लगाने के बाद थक गई और पार्थ ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। घर वापस जाने से पहले उन्होंने कुछ चक्कर पूरे किए, खुद को तरोताज़ा किया और फिर पार्थ ने हल्का, प्रोटीन से भरपूर नाश्ता बनाया। युवा जोड़ा लिली को पिछली सीट पर बिठाकर गाड़ी चलाकर निकल पड़ा। आज स्नो गाड़ी चला रही थी और जैसे ही पार्थ ने दस्तावेज पर सरसरी निगाह डाली, उसने पूछा, क्या ये कल की बात है? पार्थ ने सिर हिलाया और हम की आवाज़ में जवाब दिया। वे स्कूल पहुंच गए और लिली ने उनके गालों पर चुंबन किया और वे ऑफिस की ओर चल पड़े। लिली के न होने पर स्नो ने पूछा, क्या हो रहा है? पार्थ ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइमल परिवार क्लोवर राष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है और वे कानूनी खामियों का लाभ उठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। स्नो ने कार एक तरफ मोड़ी और कहा, यह कैसे संभव है? संविधान किसी भी राजनीतिक परिवार को व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है। पार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार देश के विकास के लिए जो पूंजी चाहती है उसके लिए या तो उन्हें कर बढ़ाने पड़ेंगे या फिर निजी क्षेत्र से दान की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन कौन सा व्यापारी अपनी कमाई बांटने को तैयार होगा? स्नो ने सिर हिलाया और कहा, यह बात तो सही है, तो फिर प्राइमल परिवार को चित्र में कैसे शामिल किया गया है? पार्थ ने जवाब दिया, वे पिछले कुछ समय से सरकारी परियोजनाओं के लिए बोली लगाते और जीतते आ रहे हैं। इसके अलावा चूंकि वे लगभग हर व्यावसायिक क्षेत्र में कमोबेश शामिल हैं, इसलिए उनके पास लोगों को अपनी धुन में झुकाने की ताकत है। स्नो ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, एंथनी के बारे में क्या? वह इसमें क्या कर रहा है? पार्थ ने जवाब दिया, वह लॉटरी का धंधा नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा चला रहा है। उसके पास कई कर्मचारी हैं क्योंकि आजकल वह लगभग रोज ही इन लोगों से मिलता रहता है। वे एक ऐसा गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कैबिनेट के सामने परिवार की बात रख सके और राजनीतिक परिवारों को केक का एक टुकड़ा देने वाला विधेयक पारित करवा सके। चुनाव नज़दीक हैं और प्राइमल्स कैबिनेट में अपनी पैठ बना रहे हैं। स्नो ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, हालांकि हमारे लिए उन्हें रोकना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जिन सरकारी कर्मचारियों से वे सामान खरीद रहे हैं, वे उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं और उनकी योजनाओं को विफल कर सकते हैं। पार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, वे सिर्फ अंकोर शहर तक ही सीमित नहीं हैं, वे राजधानी में भी अपनी गतिविधियां चला रहे हैं और सभी लोगों को पैसे से प्यार है। ये नेटवर्कों की एक श्रृंखला है और वे एक दूसरे से लेन देन करने के लिए नकदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, कोई डिजिटल निशान नहीं, पैसा बैंकों से निकलता है और फिर एक जगह इकट्ठा होकर मंत्रियों और स्थानीय राजनेताओं तक पहुंचाया जाता है। इसमें कितने लोग जुड़े हैं, हम उन सभी पर नज़र तो नहीं रख सकते, है ना? इस योजना को विफल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। स्नो ने इमारत के प्रवेश द्वार के सामने कार पार्क करते हुए जवाब दिया, रास्ते में पैसा इकट्ठा कर रही हूँ।
पार्थ ने सिर हिलाया और दोनों ने कार से बाहर निकलने के लिए अपने अपने दरवाजे खोले। वे दफ्तर के अंदर गए और पार्थ ने कहा, काइल, आ जाओ। जब वे आगे बढ़ रहे थे, पार्थ ने रिसेप्शन क्षेत्र की लॉबी में बैठे डायलन रोड्स को देखा। उसने रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा और कहा, जून, मिस्टर रोड्स को 10 मिनट बाद ऊपर भेज दो। महिला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जी हाँ, राष्ट्रपति जी। दंपत्ति ऊपरी मंजिल पर गए, जहां पार्थ स्नो के पीछे पीछे उसके दफ्तर में चला गया और काइल उनके साथ अंदर चला गया। युवक ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। काइल ने सिर हिलाया और पार्थ ने कहा, साइमन साइलेंस याद है? काइल ने सिर हिलाया और पार्थ ने कहा, उससे कहो कि वह अपने कुछ सबसे अच्छे और चालाक गुर्गों को तुम्हारे पास लाए और उन्हें उन नेताओं के पास तैनात करे जो प्राइमल परिवार के किसी भी सदस्य के संपर्क में हैं। अगर लक्षित व्यक्ति को बड़ी रकम मिलती है तो हमें सूचित करें और लोगों की एक और टीम बनाकर उन जगहों पर छापा मारें जहां पैसा जमा है। काइल ने एक घूंट लिया और कहा, सर, इसके लिए कम से कम 400 लोगों की आवश्यकता होगी। पार्थ ने सिर हिलाया और कहा, साइमन की कमान में हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। उसके आदमी लंबे समय से प्रशिक्षण ले रहे हैं। मंत्रियों को पैसा मिलते ही हमला करने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें उससे छीन लेना है इससे पहले कि वे वोट खरीदने के लिए पूंजी का इस्तेमाल करें। काइल ने सिर हिलाया और फिर कहा, मैं जाकर इसकी व्यवस्था करूंगा। स्नो ने कहा, काइल। गार्ड ने मुड़कर स्नो से कहा, सावधान रहना। हमारा कोई भी आदमी बेवजह नहीं मरना चाहिए। इसका ध्यान रखना, ठीक है? काइल ने झुककर कहा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा, मैडम। ये कहकर वह कार्यालय से बाहर चले गए और स्नो ने पूछा, यह एक जटिल स्थिति होगी? पार्थ ने सहमति में सिर हिलाया और फिर कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि यह पार्क में टहलने जैसा है, लेकिन मैं उनसे उनके किए की कीमत वसूल करवाऊंगा, चाहे उनके पास मेरे लिए कुछ भी क्यों ना हो। स्नो ने सिर हिलाया और फिर उस तरफ देखा जहां जून डायलन को गाइड कर रही थी। उसने कहा, जाओ, तुम्हें एक और मीटिंग संभालनी है। युवक ने सिर हिलाया और उसके ऑफिस से बाहर निकलकर गलियारे में डायलन से मिला। उसने जून की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, जून। जून ने झुककर कहा, यह तो मेरा काम है, सर। इसके बाद पार्थ ने डिलेन को अपने पीछे आने का इशारा किया और केबिन में प्रवेश करने के बाद वे सोफे पर बैठ गए और पार्थ ने पूछा, क्या तुम्हें नींद आई? डिलेन ने सिर हिलाया और कहा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कोई संत नहीं हूं और मैं तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। तुम अपने बेटे के पास जाना चाहती हो और मैं उन लोगों से खून का कर्ज वसूलना चाहता हूं जो मुझ पर कर्जदार हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन अगर तुमने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें समझा दूंगा कि यह एक बुरा विचार क्यों है। डिलेन ने आह भरी। उसे पार्थ की रूखी निगाहों या कठोर शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वह उन लोगों से कुछ हद तक जुड़ा हुआ था जो सीधे तौर पर पार्थ के माता पिता की मौत में शामिल थे। उसने सिर हिलाया और कहा, सर, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों से नफरत करता हूं, शायद उससे भी ज़्यादा जितना आप सोच सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि मेरी नफरत आपसे ज़्यादा कैसे हो सकती है। महोदय, मेरी पत्नी से मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी। हम दोनों 18 साल के थे और हम बस एक नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। मैंने उसे खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश की। बचपन में ही मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। मेरी पत्नी ने ही मुझे एक मकसद दिया। जब 7 साल पहले मुझे एक बेटे का आशीर्वाद मिला तो मुझे लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है और हम उसे एक बेहतर भविष्य देने के लिए शहर आ गए। लेकिन मेरी पत्नी, जो पहले बहुत दयालु और मिलनसार थी, पैसों के मोह में पड़कर एक हत्यारिन बन गई। मेरा दिल टूट गया। उसने खुद को और साथ ही मेरे जीवन के प्यार को भी मार डाला। इस समय वह अभी भी मेरे बेटे को अपने पास रखे हुए है, क्योंकि वह मेरा बदला नहीं ले सकती। अगर मेरा बेटा न होता तो मैं यहाँ से चला जाता और उसे अपने हाथों से मार डालता। पार्थ ने डिलन की बात सुनी। बिल्कुल कल की बात थी। उसके सामने वाला आदमी औपचारिक कपड़ों में और भी ज्यादा हट्टा कट्टा लग रहा था और उसकी बातें भविष्यवक्ताओं को भी यकीन दिला सकती थीं कि वह सचमुच गुस्से में है। वह युवक थोड़ा आगे झुका और बोला, क्या तुम यहाँ सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम कर सकते हो या कुछ और करना चाहते हो? डिलेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि आप उन्हें अच्छा वेतन देते हैं, इसलिए मैं आपकी व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा का काम करूँगा। पार्थ ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपके लिए आवास की व्यवस्था भी कर दूंगा और फिर आपके पास अपने बेटे को लाने के लिए भी जगह होगी। डिलेन ने अपना सिर झुकाया और कहा, एक बार फिर धन्यवाद सर। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें एक काम दूंगा, तुम्हें। डिलन ने कुछ मिनट तक पार्थ की बात सुनी और फिर आंखें खोल दीं। पार्थ ने जो बताया उससे उसकी रूह कांप गई, लेकिन फिर वह मान गया और बोला, मैं ये काम जरूर करूंगा सर। अपलोडेड बाय लाइट एक्सप्लेनर। डिलन को क्या करना है ये बताने के बाद पार्थ ने मानव संसाधन विभाग को फ़ोन किया और डिलन को औपचारिकताएं पूरी करने और सुरक्षा दस्ते में शामिल होने के लिए वहां भेज दिया गया। फिर उसने फ्रेग्रेंस को बुलाया, जो शांत कदमों से वहां पहुंची, और जैसे ही वह कार्यालय में दाखिल हुई उसे महसूस हुआ कि हवा भारी हो गई है।
उसने पूछा, आपने मुझे बुलाया था, सर? पार्थ ने सिर हिलाया और कुर्सी की ओर इशारा करते हुए पूछा, वाल्डर मामले में प्रगति कैसी है? फ्रेग्रेंस ने जवाब दिया, हमारे पास सभी वादी हैं और वे केस दायर करने के लिए सहमत हो गए हैं क्योंकि अदालती कार्यवाही का खर्च हम ही उठा रहे हैं। मेरे नए सहयोगी द्वारा आधे घंटे में याचिका अदालत में पेश कर दी जाएगी। पार्थ ने सिर हिलाया, ये व्यक्ति जो तुम्हें मिला है, क्या वह विश्वसनीय है? फ्रेग्रेंस ने सिर हिलाया और पुष्टि की कि वह व्यक्ति भरोसेमंद है और फिर पार्थ ने कहा, डायलन रोड्स, वह एक आदमी है जिसे मैंने अभी काम पर रखा है, और उसने उसे डायलन और उसकी पत्नी के बारे में और बाकी कहानी बिना कुछ छोड़े पूरी कर दी। फ्रेग्रेंस ये जानकारी सुनकर हैरान रह गई। पार्थ ने कहा, फ्रेग, मुझे पता है कि तुम्हारी अपनी जिंदगी और अपने सपने हैं, लेकिन यह ऐसा काम है जिसके लिए मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? युवती ने सिर हिलाया और कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि डिलेन को उसके बेटे की कस्टडी मिल जाए। यह कोई धीमी प्रक्रिया नहीं होगी। पार्थ ने सिर हिलाया और फिर दोनों ने कुछ बातें की। उसके बाद फ्रेग्रेंस स्थिति को संभालने के लिए चली गई। अल्पविराम। डायलन ने फ्रेग्रेंस के साथ मीटिंग खत्म की और उसे सारी जानकारी दे दी जो उसने उससे मांगी थी। फिर वह अधेड़ उम्र का आदमी काइल की टीम के एक और गार्ड के साथ कंपनी की बिल्डिंग से बाहर आया। डिलेन ने कहा, भाई, मैं लाइन बिछाने जा रहा हूं और उन्हें निशान का अनुसरण करने के लिए कहूंगा। दूसरे आदमी ने कहा, मुझे बस चार्ल्स कहो, मुझे अभी तक तुम्हारे करीबी संबोधन की आदत नहीं है, डायलन। बाद वाले ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और कहा, जेल में इतने साल बिताने के बाद यह आदत बन गई है। चार्ल्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलिए और शांत रहिए। हम आपके साथ हैं, लेकिन चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए। उस आदमी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। डिलन ने एक काली चोटीदार टोपी पहनी और कंपनी के दफ्तर से कुछ दूरी पर एक सार्वजनिक फ़ोन बूथ पर चला गया। वहां बहुत से लोग घूम रहे थे और सर्दियों में चोटीदार टोपी पहनना उन्हें बुरा नहीं लगा, और डिलन उन लोगों की नज़रों से बचने में माहिर था जो उसे घूर सकते थे। वह बूथ में दाखिल हुआ और मशीन में कुछ पैसे डालने के बाद उसने अपने बहनोई डाल्टन रे को फ़ोन किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा, रात 9 बजे दक्षिणी स्ट्रीट बार में मुझसे मिलो, वरना जब तुम्हारे गंदे अतीत के सबूत सामने आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगर तुम सामने नहीं आए तो ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस होगा। कॉल कट गई और फिर कुछ मिनटों के बाद डिलेन ने उसी नंबर पर एक और कॉल किया, और जब कॉल लग गई तो डिलेन ने बात करने की जल्दी नहीं की, लेकिन डाल्टन ने पूछा, तुम कौन हो? डिलेन ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे पिता। कॉल कट गई और इसके बाद डायलन हर कुछ मिनट में डाल्टन को फ़ोन करता, और जैसे ही कॉल कनेक्ट होती डाल्टन उसे गालियां देता और फ़ोन काट देता। चार्ल्स मुस्कुराया, उसे अंदाज़ा हो गया था कि डायलन ने मछली को हुक में फंसा लिया है, और कुछ मिनट बाद जब डायलन फ़ोन बूथ से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। चार्ल्स ने हंसते हुए पूछा, तो आपको नेतृत्व करने का ये तरीका कैसे सूझा? डिलन ने जवाब दिया, देखिए, मैंने जेल में मनोविज्ञान का बहुत अध्ययन किया था। अब मेरे पास एक छोटी सी डिग्री है। मैं इस घिनौने आदमी को समझ सकता हूँ और वह अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए अगर मैंने उसे बाहर बुलाया तो इसका मतलब है कि वह हमारे पास आएगा। चार्ल्स ने सिर हिलाया और कहा, आपने उसे पता दिया था? डिलेन ने सिर हिलाया और चार्ल्स ने अपना फ़ोन उठाकर एक नंबर डायल किया, कैप्टन, ये चालू है। अल्पविराम। पार्थ ने अपना काम निपटा लिया था और वे घर आ गए थे। लिली उसकी गोद में लेटी हुई थी और वे पियानो बजाते हुए सिम्फनी सुन रहे थे। जाहिर है, लिली का स्कूल में दिन बहुत व्यस्त रहा होगा। उसने एक गेमिंग पीरियड लिया था जहां उसने साइकिल चलाना सीखा था और वह थकी हुई थी। हालांकि स्कूल से बाहर निकलते ही उसने पार्थ से सबसे पहले यही कहा, बाबा, मुझे एक साइकिल चाहिए। बेटी का गुलाम होने के नाते पार्थ ने सहमति दे दी और गुलाबी रंग का धनुष बंधा हुआ एक छोटा सा बाइक घर के गैराज में खड़ा कर दिया गया। धीरे धीरे मधुर संगीत सुनते हुए लिली सो गई और पार्थ ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने अपने कपड़े बदलकर काले रंग के पहन लिए और स्नो उसके पास आए और बोली, इससे निपटो, लेकिन साफ सुथरे रहो। ठीक है। पार्थ ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। स्नो जानती थी कि पार्थ आज रात डाल्टन से निपटेगा। हो सकता है कि वह उसे मार न डाले, लेकिन वह उसे बिना चोट पहुंचाए जाने भी नहीं देगा। पार्थ घर से बाहर निकला और स्नो ने उसे हाथ हिलाकर जाने दिया। जब वह मुड़ी तो उसने अनास्तासिया को अपनी ओर देखते हुए देखा और पूछा, क्या बात है, माँ? वृद्ध महिला ने पूछा, आप उसे ऐसी स्थिति में कैसे भेज सकते हैं जैसे कि आप उसे कार्यालय भेज रहे हों? क्या आप इसके निहितार्थ जानते हैं? स्नो मुस्कुराया और बोला, अगर मैं उसकी जगह होता तो वह मुझे यूं ही बाहर नहीं भेज देता, बल्कि मेरी ढाल की तरह मेरे साथ रहता। वह मुझे वो सब करने देता जो मैं चाहता, लेकिन मुझे चोट पहुंचाए बिना।
यही सबसे कम है जो मैं उसके लिए कर सकता था। अनास्तासिया ये सुनकर आश्चर्यचकित हुई, उसने आह भरी। आखिरकार वह समझ नहीं पा रही थी कि ये दोनों लोग एक दूसरे के लिए कितना मजबूत महसूस करते हैं, जबकि सतह पर वे केवल गुनगुने दिखाई देते थे। अल्पविराम। जॉक जब गाड़ी चला रहा था तो पार्थ यात्री सीट पर झुक गया और जॉक ने पूछा, सर, यदि आपको वहां डाल्टन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? पार्थ ने जवाब दिया, मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगा और बस इतना ही। बस उसे पकड़ लो और उसके पास जो भी हथियार हों उन्हें जब्त कर लो, क्योंकि अगर उसने मुझ पर हमला किया तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। पिछले अपडेट के बाद उसकी ताकत का पैमाना बढ़कर 12 हो गया था, इसलिए वह आसानी से अपने नंगे हाथों से किसी आम इंसान को मार सकता था। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और फिर जैसे ही गाड़ी शहर के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ी, वह सीट पर पीछे की ओर झुक गया। जल्द ही वह उस जानी पहचानी जगह पर पहुंच गया जो साउथ स्ट्रीट गैंग्स का घर थी। उन्होंने पुराने पब का जीर्णोद्धार कर दिया है और अब उसे क्रिस्टल बार कहते हैं। हाँ, इस तरह साइमन साइलेंस ने ठगी के क्षेत्र से बाहर निकलने और एक वैध व्यवसायी बनने की घोषणा की। हालांकि लोग अभी भी इलाकों पर अपना प्रभाव बनाए रखने में कामयाब रहे। जॉक ने कार सड़क के दूसरी ओर पार्क की और कहा, अंदर का बार हमारे लोगों से भरा हुआ है। पार्थ ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या डायलन आ गया है? जॉक ने सिर हिलाया और कहा, वह दूसरों के साथ निगरानी कक्ष में बैठा है। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे वे कार्रवाई शुरू कर देंगे। पार्थ कार से बाहर निकला, सड़क पार कर गया और फिर बार के पीछे चक्कर लगाया। उसने पीछे का प्रवेश द्वार लिया और वहां तैनात गार्ड ने दरवाजा खोला और पार्थ बिना किसी परेशानी के अंदर चला गया। उसकी ठंडी निगाहें पूरी भीड़ को घूर रही थीं। तभी उसकी नज़र एक मेज पर पड़ी जहां 5 आदमी एक साथ बैठे थे। पार्थ ने बगल वाले आदमी की तरफ हाथ हिलाया। वह आदमी झुक गया और पार्थ बोला, इन्हें ज़बरदस्त शॉट दो, कहो घर में है। उस आदमी ने सिर हिलाया और व्यवस्था करने चला गया। कुछ मिनटों बाद एक वेट्रेस ने उन आदमियों को मुफ्त पे पदार्थ परोसे और वे पहले तो हैरान रह गए, फिर उन्होंने पे पदार्थ गटक लिए। यहाँ के कर्मचारी उस समय साउथ स्ट्रीट गैंग के निचले स्तर के सदस्य थे। हालांकि अब वे सभी पार्थ के लिए काम कर रहे थे और साइमन साइलेंस ने उन्हें उस युवक के आदेश का पालन करने के लिए कहा है। पार्थ ने देखा कि लोग बेहोश हो रहे हैं और उसने अपने पास बैठे मैनेजर की ओर हाथ हिलाया तथा शॉर्ट सर्किट के नाम पर बार को चुपचाप खाली करा दिया गया। फिर पार्थ ने 5 आदमियों की ओर देखा और पूछा, यहाँ एकांत जगह कहाँ है? मैनेजर ने कहा, सर, हमारे पास एक गोदाम है जहाँ सभी बियर के डिब्बे और शराब रखी जाती है। यह उनके लिए काफ़ी बड़ा है। पार्थ ने सिर हिलाया और कहा, उन्हें वहाँ ले आओ और पीछे के दरवाजे से अंदर जाओ। ध्यान रखना कि गश्त लगा रहे पुलिस वाले तुम्हें देख ना पाएं, समझे? मैनेजर ने सिर हिलाया और पार्थ ने कहा, 5 आदमियों को गोदाम पर पहरा देने के लिए कहो और अगर कोई पुलिस वाला उस तरफ आ रहा हो तो हमें सूचित करो। बाकी तुम लोग इमारतों की छत पर चढ़ जाओ और वहां से पुलिस वालों की किसी भी गतिविधि पर नजर रखो। लोगों को लगा कि यह कार्रवाई कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन पार्थ ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया और खुद ही डाल्टन को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे आसानी से पब से बाहर खींच लिया, जिससे लोग चौंक गए। अपलोडेड बाय लाइट एक्सप्लेनर। गोदाम के अंदर डाल्टन की नींद खुली और उसने खुद को एक लकड़ी की कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उसने कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन उसका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था, इसलिए वह सिर्फ घुरघुराहट ही कर पा रहा था। एक शांत और स्थिर आवाज ने उनका स्वागत किया, नमस्ते मिस्टर डाल्टन रे। डाल्टन स्तब्ध रह गया। उसे पता था कि उसका अपहरणकर्ता उसके बारे में जानता है। अंधेरे गोदाम में धीरे धीरे मन पीली रोशनियां फैल रही थीं। डाल्टन के लिए बस इतना ही काफी था कि वह अपने से कुछ मीटर दूर बैठे व्यक्ति की रूपरेखा देख सके। हालांकि वह उसे पहचान नहीं पाया। वह अभी भी पहले वाली नशीले पदार्थ के प्रभाव में था। पार्थ ने पूछा, क्या तुम्हें पानी चाहिए? डाल्टन ने सिर हिलाया और पार्थ ने उंगलियां चटकाईं। जॉक और एक और गार्ड बगल से आए। गार्ड ने बंदी के मुंह में ठूंसा कपड़ा निकाला और जॉक ने उसे पानी पिलाने के लिए एक बोतल आगे बढ़ा दी। कुछ क्षणों के बाद पार्थ ने कहा, मिस्टर डाल्टन, मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनका ईमानदारी से उत्तर देंगे और मुझे उन मुद्दों के बारे में मूल सच्चाई बताएंगे। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा समय बर्बाद न हो और मेरा संकल्प कितना मजबूत है, मेरा सहयोगी आपको थोड़ा कष्ट देगा। डाल्टन ने चौंक कर आंखें चौड़ी कर लीं और कुछ कहना ही चाहता था कि तभी उस गार्ड ने, जिसने पहले उसके मुंह से कपड़ा निकाला था, उसके बालों का एक मुट्ठी भर हिस्सा पकड़ लिया और उसका सिर पीछे खींच लिया, इससे पहले कि जॉक ने बोतल की जगह बियर का एक कैनिस्टर रख दिया। उसने उस युवा गार्ड की ओर देखा जो डाल्टन का सिर दबाए हुए था और बोला, कपड़ा। गार्ड ने डाल्टन के चेहरे पर कपड़ा फैला दिया और जॉक ने कनस्तर में भरी बियर उसके चेहरे पर उड़ेलनी शुरू कर दी। ये वाटर बोर्डिंग टॉर्चर तकनीक का एक विकल्प था। यह पानी डालना 5-6 सेकंड तक जारी रहा, लेकिन डाल्टन को घुटन महसूस होने लगी और उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूती से बंधा हुआ था।
पार्थ ने उंगलियां चटकाईं और जॉक रुक गया, कपड़ा हट गया और डाल्टन जोर जोर से हाँफ रहा था। उसका चेहरा खून से लाल हो गया था और पार्थ बोला, अब तुम्हें समझ आ गया कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारा क्या होगा। डाल्टन ने सिर हिलाया, उसका नशा उतर गया था और उसे पता था कि ये लोग उसे सचमुच मार डालेंगे। पार्थ ने पूछा, 4 साल पहले मिस्टर और मिसेस कार्डिनल की गाड़ी में अपना ट्रक घुसाने के लिए तुम्हें क्या मिला था। डाल्टन कांप उठा, उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह ऐसी बात थी जो कोई नहीं जानता था, लेकिन यह आदमी उसका सामना कर रहा था और उसके बोलने का लहजा भी स्थिर था। डाल्टन हिचकिचाया और पार्थ ने कहा, 5 4 3। डाल्टन टूटकर बोला, नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करो। मैं बोलूंगा, कृपया ऐसा दोबारा मत करना। पार्थ ने गुनगुनाया और डाल्टन ने शांत होने के लिए कुछ सांसें लीं। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं किसे मार रहा था। मेरी बहन मेरे पास आए और उसने मुझसे कहा कि अगर हम ये काम कर पाए तो हमें किराए वगैरह की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे शहर के पूर्वी हिस्से में एक छोटा सा घर मिल गया। पार्थ ने आह भरते हुए पूछा, तुमने ये कैसे किया। डाल्टन को कुछ क्षण याद आए और उन्होंने कहा, मेरी बहन मेरे पास आई थी। वह इस बात से परेशान थी कि उसके पति डिलेन ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जिस व्यक्ति ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था वह एक अमीर आदमी था और उसने वादा किया था कि उन पर कोई आंच नहीं आएगी। उसने सोचा कि वह काया है, इसलिए उसने डायलन के पीछे जाकर उस आदमी से संपर्क किया। यह एक साधारण सी बात थी, लेकिन उस आदमी ने ओम प्राइम कुछ ऐसा कहा कि चूंकि डायलन ने उसकी उदारता ठुकरा दी है, इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी होगी और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने अपराध किया है। दुर्घटना के बाद हमने डायलन को फंसाया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह हम पर कोई इल्ज़ाम न लगाए, हमने उसे मैथ्यू से डराने धमकाने की कोशिश की। डायलन पूरे समय चुप रहा और इस तरह वह अंदर गया। पार्थ ने पूछा, इस सौदे से आपकी बहन को क्या मिला। डाल्टन ने जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वह ईस्टर्न लग्जरी अपार्टमेंट्स जेडवाइन एवेन्यू में रहती है और मैथ्यू प्राइमर्स एलिमेंट्री में जा रहा है। वह वर्तमान में यूलू में एक सिंगल मॉम स्ट्रीमर के रूप में काम कर रही है। पार्थ ने अपनी भौहें उठाईं और बुदबुदाया, भाग्य सचमुच एक मुश्किल चीज़ हो सकती है। वह अपनी कुर्सी से उठे और बोले, उसे जितना हो सके उतना नशे में धुत कर दो और फिर उसके साथ भी वैसी ही कार दुर्घटना करवा दो जैसी उसने मेरे माता पिता के साथ की थी। लोगों को कोई हैरानी नहीं हुई, जॉक ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि पार्थ मारने वाला है। उन्होंने साइमन साइलेंस की नई सिक्योरिटी कंपनी में ट्रेनिंग में काफ़ी समय बिताया है। उसके निर्देश के बाद पार्थ बाहर चला गया और जॉक उसके पीछे पीछे चला गया। पार्थ ने कहा, जॉक यहीं रहो और मेरे लिए सब कुछ संभालो। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि इस बार मैं खुद को गंदा नहीं करूंगा। ध्यान रखना कि वह जिंदा न बचे। जॉक ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया सर। पार्थ अपनी कार में बैठ गया और घर वापस चला गया। स्नो उसे दरवाजे पर देखकर हैरान रह गई और पूछा, प्यार क्या हुआ। उसने उसे सिर से पैर तक जांचा और युवक ने आह भरते हुए अपना हाथ उसके गले में डाल दिया और वे धीरे धीरे घर के अंदर चले गए और उसने कहा, अगर आपने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मैं नियंत्रण खो सकता था, लेकिन अब सब ठीक है। मैं घर आ गया हूँ। उसे एहसास हुआ कि उसे उस आदमी को खुद मारने की जरूरत नहीं है। इससे उसके माता पिता तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इससे उसका मन ठंडा जरूर पड़ जाएगा। स्नो ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। पार्थ ने भी एक फीकी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। युवती कुछ देर तक उसकी बाहों में ही रही, तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने धीरे से कहा, लिली जाग गई है, उसे एक बुरा सपना आया है और अब वह हमारे कमरे में सो रही है। पार्थ ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं आज रात ठंडे पानी से नहाऊंगा। स्नो मुस्कुराए और उसने उसे चूमा, जिससे पार्थ आह भरकर चला गया और बुदबुदाते हुए बोला, ये कितना छेड़खानी है। जल्दी से नहाकर वह अपने बिस्तर पर लौटा तो देखा कि लिली बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका शरीर अंदर की ओर झुका हुआ था। युवक उसके पास लेट गया और पूछा, बेबी क्या तुम जाग रही हो। उसकी आवाज़ शांत और फुसफुसाहट जैसी थी। लिली धीरे से पलटी और अपना सिर उसकी छाती में छिपा लिया। पार्थ ने उसे गोद में लिया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, तुमने क्या देखा। लिली फुसफुसाई, मैंने देखा कि तुम्हारी आंखें ठंडी हो गई हैं और तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं। मैं उस बुरे सपने में चीखे बिना नहीं रह सकी और जाग गई। पार्थ दंग रह गया और फिर उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेबी ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, क्या मैं अब यहाँ नहीं हूँ, क्या मेरे हाथ खून से सने हैं। लिली ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया, फिर उसने आगे कहा, कभी कभी सपने हमारे सबसे बड़े डर का प्रतीक हो सकते हैं। हो सकता है ये तुम्हारा भी एक डर हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लिली गुनगुनाई, लेकिन कुछ और नहीं बोली और उसके सीने से लगकर अपनी नन्ही बाहें उसके गले में डाल दीं। पार्थ मुस्कुराया और उसने भी अपनी बाहें उसके गले में डाल दीं। युवक ने सिस्टम से एक सूचना सुनी, पिंग।
मेज़बान, जब आप अपनी बेटी की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित कर रहे हैं, तो कृपया उसके मानसिक तनाव के स्तर पर भी नज़र रखना सुनिश्चित करें। इस कार्य में आपकी सहायता के लिए आपको एक स्मार्ट स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली के ब्लूप्रिंट दिए गए हैं। पार्थ ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर कहा, धन्यवाद सिस्टम। पिंग, मेज़बान, ये खुशी पूरी तरह मेरी है। रात जल्दी बीत गई और फिर अगली सुबह की दौड़ पूरी करने के बाद पूरा परिवार खाने की मेज के चारों ओर इकट्ठा हुआ। लिली अभी भी थोड़ी सहमी हुई थी और युवक ने उसके साथ नरमी से पेश आने का पूरा ध्यान रखा। वह मुस्कुरा रहा था, मजाक कर रहा था और साथ ही उसे लाड़ प्यार भी कर रहा था। कुछ मिनट बाद स्नो ने टीवी चालू कर दिया। संयोग से रविवार का दिन था। समाचार फ्लैश में शहर में घटी कुछ घटनाओं की झलकियां दिखाई जा रही थीं। अचानक प्रस्तोता ने कहा, हमें अभी अभी सदर्न सिटी जंक्शन से खबर मिली है। एक आदमी ने अपनी कार उस इलाके के फुटपाथ पर लगे पत्थर के बैरिकेड से टकरा दी। टक्कर के कारण कार 3 बार पलटी और अंदर बैठे व्यक्ति में कोई हलचल नहीं दिख रही है। कुछ क्षणों के बाद दाहिने ऊपरी कोने पर एक छोटी सी खिड़की खुली और महिला ने पूछा, जस्टिन, क्या अपडेट है? जस्टिन ने उत्तर दिया, सिडनी, जहां तक हमें पता है आपातकालीन सेवाएं आ गई हैं और वे यात्री को होश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि टक्कर के प्रभाव को देखते हुए ये बुरी खबर लग रही है, बस पुष्टि न होने के कारण इसमें देरी हो गई। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया और स्नो ने जॉक को आते देखा। गार्ड ने उसे इशारा किया और लिली को खाना खिला रहे पार्थ से कहा, सर, काम हो गया। पार्थ ने सिर हिलाया और उसकी नज़रें अपनी बेटी के चेहरे से हटी ही नहीं। पार्थ जानता था कि बदला लेना ज़रूरी है, लेकिन इससे उसका अतीत नहीं सुधरेगा, इससे सिर्फ उसका भविष्य सुरक्षित होगा। हालांकि उसकी बेटी उस सारे प्यार और समय की हकदार थी जो वह उसे दे सकता था, वह उसका भविष्य थी। अपलोडेड बाय लाइट एक्सप्लेनर।